गुड इवनिंग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आज का जो स्पेशली सेशन हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, उस सेशन का पूरा पर्पज ऐसा है कि कैसे आप प्रीलिम्स के साथ साथ में अपने मेंस को मैनेज करते हुए चलिए। ठीक है, जैसा अभी जो एग्जाम आपका है, वो एग्जाम आपका है दिसंबर में। तो आपके पास ठीक समय है यहाँ पर अभी आपके पूरे प्रीलिम्स एग्जाम को तैयार करने के साथ साथ में मेंस एग्जाम को भी मैनेज करने का। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए आपको उन सारी चीजों पर स्पेशली फोकस करना पड़ता है जो आवश्यक है। तो हम लोग का जो मेन इंटेंशन है, आज हम इस पर ही पूरा फोकस करेंगे कि मेंस के साथ में इस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को आप कैसे मैनेज करते हुए चलिए। ठीक है, आप लोगों में से किसी का माइक ऑन है तो प्लीज आप क्या करिए कि उसको बंद कर लीजिए, और जहां आवश्यकता पड़ेगी तो वैसे आप वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो समझिएगा कि जो ये हमारा जो ये टारगेट है, वो टारगेट है क्या इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए, प्रीलिम्स की क्लास आपकी चल रही है और उसका हम एक न्यू शेड्यूल आपको मॉर्निंग तक दे दिया जाएगा। हम इस पर आज जो बात करने वाले हैं कि इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में हम करने वाले क्या हैं और क्यों ये आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, और कैसे आप इस अपने प्रीलिम्स के साथ साथ में इसको कैसे आप मैनेज करोगे। ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे अभी आपसे। तो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर मेंस एग्जाम का ही सारा का सारा वेटेज है आपके यूपीपीसीएस में सिलेक्शन को लेकर के। तो एक जैसे मेंस इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, ये बहुत पवित्र उद्देश्य से यहाँ पर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है कि कैसे कम समय में हम आपके पूरे मेंस एग्जाम को रेडी करवा दें। तो उस को तैयार करवाने में, इस रेडी करवाने में क्या क्या सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो गलतियां ये हो जाती हैं, और ऑलमोस्ट तैयारी करने वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि शुरुआती दौर में वो क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने वो लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे कुछ समय बीत जाता है, कभी क्या हुआ कि अगर उस पे कॉपी अगर चेक नहीं हो पाई, या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने रैंडमली क्या किया कि कोई भी आंसर लिख करके दे देना है, और इस आधार पे लिख करके दे देना है कि बस खाली आंसर क्वेश्चन दिया गया तो उसको लिख करके दे देना है। इस पे शिद्दत से बच्चा काम करना शुरू करता है जब वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि मेंस में जब उसका एक मेंस एक से या दो बार ऐसे गड़बड़ हो जाता है, तब वो करना शुरू करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो उसमें कि जिन्होंने लगातार क्या किया है, 12-12 मेंस लिखा है। अभी एक दिन एक बच्ची बात कर रही थी कि जो उन्होंने लगातार यूपी और बिहार का मिला करके जो काउंटिंग की और यूपीएससी का मिला करके इससे ज्यादा संख्या थी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मेंस अगर बार बार आप लिख रहे हो तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, और गड़बड़ कहाँ हो रहा है, और क्या चीजें आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो मेंस का एग्जाम पूरा आपका नॉलेज का एग्जाम होता है। कहा भले ही जाता है पीएचडी नहीं करना है, बस पीएचडी से कम भी नहीं करना होता कि आप हर पहलू पर जाकर के कवर कर पाओ, ये बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में जो आज तक आप ट्रेडिशनल चीजें करते आ रहे थे, वो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होंगी यहाँ पर।
कि ट्रेडिशनली आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, आप आंसर लिख करके सबमिट कर दिए, फिर रिव्यू करके कॉपी दे दी गई, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। दूसरा ये भी नहीं होने वाला है कि आपने आंसर लिखा और आंसर इवैल्यूएट करके आपको उसका सलूशन दे दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो करेंगे क्या हम लोग? हमारी टीम ने इसको, आपके इस तैयारी को आसान करने के लिए क्या किया है कि आपके पूरे सिलेबस को, जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस है, उसको 29 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो 29 सेगमेंट में जो यहां पर डिवाइड किया गया वो कुछ ऐसे है आपका। जो जीएस का पेपर 1 to 6, तो पेपर 1 और पेपर 4 ये आपका एक कॉमन पेपर है। शायद आप लोगों को उतना क्लीन ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं पेन चेंज कर रहा हूं। तो 1 से 4 आपका एक पेपर है, इसको कर लीजिए कैटेगरी में, और एक कैटेगरी आप यहीं पर बना लेंगे एसए की। देखिए, पहले जब आपका ऑप्शनल हुआ करता था तो यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेने का तरीका ये था कि आपका फोकस किस पर होना चाहिए, कि आपने उस समय निबंध को अच्छा कर लिया और निबंध के साथ में इथिक्स का पेपर आप सही कर लेते। लेकिन तब क्या था कि इथिक्स ना होकर के जीएस पेपर होते थे, तो आपने निबंध अच्छा कर लिया, जीएस का पेपर कर लिया, और अगर आपका निबंध और ऑप्शनल सही हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। चेंज होने के बाद जो चीजें चेंज आई थी कि आपका निबंध का पेपर अच्छा हो जाए और एथिक्स का पेपर अच्छा हो जाए, साथ में हिंदी का पेपर अच्छा हो जाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बेहतरीन रैंक आप लेकर के चले आएंगे। प्रॉब्लम तब से ज्यादा हो गई कि जब से क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग ने यहां पर 2 पेपर ऐड कर दिया, और जो 2 पेपर आपके ऐड किए गए यहां पर, वो पेपर 5 एंड 6। तो अब जो आपके मेंस में सारा वो है, इसमें जो पेपर 5 एंड 6 और इसी में एक पेपर आपका है हिंदी का। तो देखिए, यूपी में सिलेक्शन लेना है तो चाहे वो आरओ एग्जाम की बात कर लें या पीसीएस की बात कर लें, हिंदी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर कमांड अच्छी नहीं है आपकी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। तो इस समय जो पूरा का पूरा आपके यूपीपीसीएस के सिलेक्शन का वेटेज जो जाकर के बना है, वो वेटेज ये बन गया, इधर का जो पेपर 4 है आपका इथिक्स का, तो इथिक्स प्लस एसए प्लस हिंदी और पेपर 5 एंड 6, अगर इसको आप मैनेज कर ले जाते हो तो बेहतरीन तरीके से क्या होगा कि आपका एग्जाम आपके हाथ में होता है। क्योंकि पेपर 1 2 3 का जो पार्ट है ये अपने आप में एक लेंदी पार्ट है, और इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी नहीं पता चल पाता है। पेपर 4 में तो स्थितियां ये है कि अगर आपने यूपीएससी के पेपर को उठा करके शिद्दत से सॉल्व कर लिया है इथिक्स का, तो मेरा प्रॉमिस ये है कि इथिक्स के क्वेश्चन आप करके चले आओगे, जो रियलिटी है। क्योंकि उसमें लगभग 200 के मार्क्स में उन्होंने 125 क्वेश्चन तक क्या किया है, उठा उठा करके क्वेश्चन पूछा है। बस सीधा नहीं पूछा, एक पार्ट वहां का दूसरा पार्ट वहां का उठा के कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर इस समय जो वेटेज हो गया है आपके लिए, तो ऐसे आपका एथिक्स, हिंदी और पेपर 5 एंड पेपर 6, हम लोगों ने जो टोटल यहां पर अपना स्ट्रक्चर बनाया आपके इस मेंस को कराने के लिए, 29 पार्ट में हमारी टीम ने इसको रेडी किया। बट 29 पार्ट में जो हमने किया है, हमारा मेन उद्देश्य यही है ना कि आपके इस तैयारी को और आपके हार्डवर्क को कैसे हम क्या करें कि आसान कर सके। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इस पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको जो शेड्यूल दिया जाएगा उस शेड्यूल में सिलेबस को इंटरलिंक करते हुए आपको चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें ये समझना
कि जैसे आपका जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और इसी में अगर हम बात करें तो एक आप यहाँ पर आपका जीएस पेपर 5 एंड जीएस पेपर जो आपका है 6। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जब हम लोग आपको यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पर करवा रहे होंगे इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में, तो आपका जो पेपर 5 है और पेपर 5 के साथ में पेपर 6 के ऑलमोस्ट जो 50% सिलेबस हैं वो इन्हीं पेपर से हम कनेक्ट करवा देंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब अननेसेसरी यहाँ पर हार्डवर्क नहीं करना है कि 6 वीक हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा यूपी स्पेशल को लेकर के। तो 6 वीक का मतलब ही हो गया कि 42 डेज, 1.5 महीने का पूरा पूरा वो टाइम हम यहाँ पर बचाएंगे। और वो टाइम बचाएंगे यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क करते कि जैसे आप जीएस पेपर 1 में आप यहाँ पर इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, तो इंडियन सोसाइटी करने के दौरान ही क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट है, तो यूपी स्पेशल में जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसको इंटरलिंक करके यहीं पर करवा देंगे। ऐसे जो आप हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके पेपर 1 में बनते हैं और जो यूपी से अटैच होकर के बन सकता है, वो यहीं पे आपको करवा दिया जाएगा। तो पेपर 1 2 3 से क्या होगा कि पेपर 5 एंड पेपर 6 का वो पार्ट जो आपके इस सिलेबस से संबंधित है और इन्हीं तीनों में ये इंटरलिंक हो जाता है, वो चीजें करवा दी जाएंगी। तो इसमें हम लोग ये पेपर आपका 1 2 3, अब जैसे यूपी की पॉलिटी पर बात की जाती है, अब जब वो गवर्नर पे क्वेश्चन करता है, तो जो गवर्नर का सारा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो नॉर्मल पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वही यूपी का है। यूपी का कोई अलग थोड़ी है। पंचायती राज व्यवस्था में अन्य जगह पर चेंज है, बट यूपी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। जो आपके संविधान में लिखा गया है उसी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली क्या किया गया है, यहां पर गाइड कर, यहां पर पूरा वैसे ही स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया गया। सेंट्रल के लिए आप पढ़ते हो अटॉर्नी जनरल, स्टेट के लिए आपको एडवोकेट जनरल जो है आपको उसको पढ़ना होता है, और सीधा जो संविधान में है वही सारे प्रोविजन को करना पड़ता है। लोकपाल लोकायुक्त वैसे पढ़ते हो और वही इसके लेकर के, तो आपको अननेसेसरी क्या करना है, हार्डवर्क नहीं करना है, एक स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो हम आपको शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे इसके लिए, उसमें हमारी टीम क्या करेगी, जो कर रखा है ऑलरेडी, कि आपके पेपर को दूसरे पेपर से इंटरलिंक कर दिया जाएगा। तो जब वो इंटरलिंक कर दिया जाएगा तो अब क्या होगा कि आपको ये आइडिया होगा कि जो ये सिलेबस का हमारा पार्ट है, इसी सिलेबस से यहां पर पेपर जो 5 के सिलेबस है वो इंटरलिंक है। अब जैसे आप ज्योग्राफी का, अब यूपी में आप उठा के देखना, जैसे आप देखेंगे तो जो यूपी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मेंस में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन को आप मैच करके प्रीवियस ईयर उठाइए, 24 वाले पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 200 नंबर के उन्होंने हिस्ट्री पूछ डाला। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि 1200 नंबर का आपका मेंस का पेपर है, अब 1200 में 200 नंबर के हिस्ट्री के वेटेज। अब ऐसा नहीं हो, अब कैसे ये वेटेज बढ़ गया, क्योंकि जो ये पेपर ऐड हो गए इसके कारण से। अब यूपी की ज्योग्राफी पे उन्होंने भर भर के क्वेश्चन किया, तो अब यूपी की ज्योग्राफी कोई अलग ज्योग्राफी थोड़ी है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो माउंटेन पढ़ते हो, और उसके बाद में गंगा, उसमें जो गंगेटिक वो है प्लेन है आप ये पढ़ते हो, जो गंगा का मैदान है, उसके बाद प्लेटूस पढ़ते हो। यूपी ऐसा आपका है कि जहां पर एक सिर्फ रिवर सिस्टम, मतलब प्लेन को छोड़ करके ऐसी चीजें हैं नहीं।
लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ चीजें यहां पर टच करती हैं। अब बुंदेलखंड पठार, तो अब जैसे उसके कारण से, तो अब ऐसे कोई ना कोई चीजें यहां से कनेक्ट करती हैं कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वेटेज बढ़ गया। तो इससे वो चीजें उसमें इंटरलिंक रहेंगी कि आपको उसी के साथ में यूपी करते हुए चलना है। अब जो यहाँ पर पेपर सिक्स का लगभग 50% अगर क्वेश्चन की बात करें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होता है, और थोड़ा नहीं ठीक ठाक डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं बताऊं आपको। और ठीक ठाक डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वो यहाँ पर यूपी के करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहे होते हैं, और उस यूपी के करंट अफेयर्स पूछने का जो तरीका है वो नेशनल और इंटरनेशनल पहुंच जाते हैं। अब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया अंगूर की खेती को लेकर के यूपी में, मानसून नियंत्रण, अब क्लाइमेट नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कैसा क्या प्लान करेगी, ये तो काम कहीं ना कहीं ठीक है, उसका एक हिस्सा हो सकता है जो हमारा लक्ष्य है भारत सरकार का या विश्व व्यवस्था का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपके लिए टफ नहीं, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबके लिए टफ है। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, और इसलिए क्योंकि जानते एग्जाम में एक होता है नोन और एक होता है अननोन। तो जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है उसके पीछे क्यों भागना है। जो हम कर सकते हैं वो पूरी की पूरी ताकत उस पे क्यों ना लगाएं। तो अगर आप ये मानकर चलें कि पूरे जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 120 क्वेश्चन मेंस में आपको सॉल्व करने हैं, दिमाग में बिठा लीजिए ना कि 10 क्वेश्चन नहीं करना है, 10 क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे, 110 करना है, ठीक है, और 110 करना है, उस पर अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, शानदार करके आएंगे, तो भी आपका मेंस एग्जाम रुकने वाला नहीं है, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं। तो अब यूपी के कुछ ऐसे करंट अफेयर जो पेपर 6 में क्वेश्चन आते हैं जो हर बार कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि डिफिकल्ट हो जाते हैं। दूसरी चीजें मैं आपको बताऊं, मेरा पेपर करवाने का ये जो प्रोग्राम है आपके सामने जो उपस्थित हो रहा है, ये तीसरा, जैसे इस मॉडल के आधार पर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये हमारा तीसरा ईयर है। 24 में इसको पहली बार किया गया, 25 में देखा गया, और 26 में आपके समक्ष रखा गया। 24 में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ऐसा डर हम लोगों को भी लग रहा था, लेकिन जब ये रिजल्ट उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद ये था कि जब हमें वो फीडबैक मिला तो मुझे बड़ा शानदार मिला इन चीजों का। तो इसमें जो हम डिफरेंट क्या करेंगे वो मैं आपसे बताने वाला हूं अभी। तो एक काम तो ये करना है कि इस तरह से पूरे इस सिलेबस को हम इंटरलिंक कर देंगे, और वो आपका यहीं से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे कैसे आप करेंगे। अब दूसरा अगर इसमें बात करें, तो जो जहां से स्टार्ट करवाया जाएगा तो पेपर 1 से ही स्टार्ट करवाएंगे करवाना, और पेपर 1 से जब हम स्टार्ट करवाएंगे तो इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट क्या हैं। जो आपको जो सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया जाएगा और जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक उस दिन का टास्क होगा, उस टास्क को हमारी टीम के माध्यम से क्या होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा वो आपके सामने उस टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। अब एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ समझना कि ये आपका जो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम है ये रेगुलर क्लास नहीं है। रेगुलर क्लास का मतलब ये नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजें यहां पर बताने, वो उसमें पकड़ के बताना है कि एक टॉपिक 5 दिन चलेगा। यहां पर टास्क हमारा है कि एक टॉपिक को वो कहां से उसका ओरिजिन है और प्रेजेंट में उसकी रिलेवेंसी क्या है वो ला करके कनेक्ट कर देना मेरा। तो ये टास्क है कि उस टॉपिक के साथ में जितने पहलू हैं वो कवर हो जाएं और साथ में आप क्या करो, एक बेटर आंसर लिख सको। ये टास्क इसमें होगा। तो एक ओवरव्यू हर टॉपिक पर आपको दे दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि कल क्या हुआ कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, बच्चे खुश हो गए, ये सब मैटर देखें, न्यूज एक ही है,
देश के लिए। जो पॉलिटिक्स में है उन्हें अपने आधार पे न्यूज का मतलब निकालना है, जो बिजनेस में है उन्हें अपने आधार पर, और आपको निकालना है एग्जाम। तो आपको एग्जाम निकालने के लिए आपको अपने आधार पे उस न्यूज को लेना है। अब यहीं से मैं आपके इस टॉपिक को कनेक्ट कर रहा हूं जीएस पेपर 2 से, और जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर रहा हूं, और उसमें एक टॉपिक आपका है इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिद्धांत क्या होते हैं और भारत में इसको लेकर के क्या प्रावधान है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और यही उठा के प्री में आपसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक ऐसा पहलू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके संविधान में कहीं लिखा नहीं गया, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने यहां पर अपना इस्तीफा दिया। ये कोई नया नहीं था, अगर यहां पर इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं थी। जिस दिन यहां पर नीट का पेपर लीक हुआ था उसी दिन क्या करना था, रात में आना था, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट छोटा सा देना था कि ये जो घटनाएं हुई ये हमारे विभाग से संबंधित हैं और इस परीक्षा को सुचारू रूप से जैसे करवाना था इसे कराने में हम विफल रहे। हमारा प्रयास ये होगा कि जहां से ये भी हुआ उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी और आगे से ऐसा कोई पेपर ना हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से सक्रिय होंगे और ये जो भी हुआ इसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपको कोई इस्तीफा की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर समस्याएं ये है कि जब आप सार्वजनिक जीवन निर्वहन कर रहे हैं तो सार्वजनिक जीवन निर्वहन करने के साथ अगर फीते काटने की जिम्मेदारी आपकी है तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और ये जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं, ये परंपरा ब्रिटिश में स्टैब्लिश हुई थी। ब्रिटेन में कानून से ज्यादा परंपरा पर ध्यान दिया जाता है कि कुछ परंपराएं बनी रहें, और ऐसी ही एक परंपरा आपके इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी जो वो हुआ था 1957 में। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आपके संविधान में, वो आर्टिकल है आपका 57। तो 57 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ये नहीं लिखा गया कि कितनी बार हो सकता है, उसमें लिखा गया कि दोबारा पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचित का मतलब वो कई बार हो सकता है। और जब ये कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का पूरा हुआ तो उस समय नेहरू जी राधा कृष्णन को बनाना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट, और राजेंद्र प्रसाद यहां पद छोड़ने के वो दोबारा लड़ना चाह रहे हैं। नेहरू जी का यह था कि एक बार नॉर्थ इंडिया से राष्ट्रपति आ गया तो दूसरा राष्ट्रपति जो हो साउथ इंडिया से हो, जिसके कारण से बैलेंस बना रहे। लेकिन इस बीच राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा सारे लोगों से, मिनिस्टर से और पॉलिटिशियन से मिलकर के एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि सब लोग उनके समर्थन में आ जाएं। हालांकि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में दोबारा क्या हुआ कि चुन करके राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। इसी बीच में पार्लियामेंट में कांग्रेस के कुछ सांसदों ने एक बिल लेकर के आए और उस बिल का उद्देश्य यह था कि हम आर्टिकल 57 को संशोधित करके एक ऐसी व्यवस्था स्टेब्लिश कर देंगे कि अब जो राष्ट्रपति बनेगा उसका एक ही बार कार्यकाल होगा या अधिकतम 2 बार होगा। ऐसे ही बिल वो संबंधित था। ये नहीं होगा कि बार बार, डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी वो तैयार हो जाएं, फिर हम लोग मना ना कर पाए क्योंकि वरिष्ठ मेंबर है। तो जब ये बिल लाने की पूरी तैयारी कर ली गई तो इसी बीच में अनाउंस किया राजेंद्र प्रसाद कि हम नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इसके लिए अगर कानून बनाना पड़े तो उससे बेटर यह है कि परंपरा स्टेब्लिश हो कानून बनाने से। और तब से यह हो गया कि जो भी राष्ट्रपति बनता है आपके यहाँ दोबारा वो रिलेक्शन के लिए तैयार नहीं होता कि दोबारा उसे पुनर्निर्वाचित किया जाए। हालांकि उनमें कलाम जी के समय ऐसा प्रपोजल आया था
दिया गया था कि आप दोबारा चुनाव लड़ जाइए, तो उन्होंने कहा एक ही शर्त पर लड़ेंगे कि हमारे अगेंस्ट में कांग्रेस कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो अब यहां पे ये बात समझिएगा कि जब भी कोई भी चीज को लेकर के अगर डेमोक्रेसी आपको स्टेब्लिश करनी है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए लोकतंत्र में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेकर के चलना होता है। अच्छे के लिए अगर आप धन्यवाद लेते हैं, तारीफ लेते हैं, तो गलत हुआ है तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। तो अब, और ये कोई आज से नहीं, आजाद भारत में पहला केस जो हुआ वो आपके रेल मंत्री उस समय हुआ करते थे शास्त्री जी, उन्होंने इस कार्य का बहुत शानदार तरीके से निर्वहन किया कि रेल दुर्घटना होती और वो इस्तीफा दे दिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर परंपरा का ख्याल रखना होता है। तो अब ऐसे जो ये सारी चीजें हुई, यहां से आपके लिए एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी टॉपिक से अब अगर टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो टफ क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली से इसको जोड़ दिया जाएगा। और संसदीय शासन प्रणाली से जोड़ने के साथ में यहां पर जो बताया गया है कि सामूहिक विशेषाधिकार जो है, और जो यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, उसको यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से जोड़ के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ये अपने आप में लेंदी प्रश्न हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हुई है लोक सेवा आयोग के साथ, कि जब सिलेबस चेंज किया तो सिलेबस चेंज करने के दौरान वो खूब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन अभी जो रिसेंट का पेपर हुआ 25 का पेपर आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे, आप पेपर उठा के देखना कि पेपर काफी लेंदी था। एक अच्छी बात, जैसे ये हम लोग को इतना आइडिया होता है कि क्या पैटर्न होगा, तो हमसे कई बार जो अभी 25 में बच्चे पेपर दिए थे, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि पेपर का जो पैटर्न है ये लेंदी हो जा रहा है और ये यूपीएससी को टच कर ले रहा है। रियलिटी जब वो 25 का पेपर दिए तो पेपर देने के बाद में उन्होंने जो बोला कि अगर इस तरीके से लेंदी पेपर हम सॉल्व ना किए होते तो मेरे लिए चुनौती आ जाती कि हम पेपर लिख नहीं पाते। तो यहां पर एक बात ये समझना होगा कि जैसे जैसे आपका ये समय कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा और कई बार पेपर होते जाएंगे तो पेपर पैटर्न अपने आप में चेंज होता चला जाएगा। अब 25 में जो पेपर आया है तो उससे आप आसान पेपर की उम्मीद 26 के लिए नहीं करेंगे। तो एक पेपर अब आपका लेंदी आना शुरू हो गया है, ये चीज। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है कि एक लेंदी पेपर आ रहा है, दूसरी चीजें ये हो रही हैं कि वो कई क्वेश्चन को एक साथ कनेक्ट करके दे रहे हैं कि पहला पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट अलग है, तीसरा अलग है। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि जैसे लगता है यूनिवर्सिटी का पेपर है, कई क्वेश्चन में ऐसे रहे। तीसरी प्रॉब्लम जो अब आपके सामने आकर के खड़ी हुई है वो प्रॉब्लम क्या है कि जो कभी प्री के क्वेश्चन हुआ करते थे वो अब मेंस के क्वेश्चन बन गए हैं। अब जब ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपको हर डायमेंशन में सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में इसके लिए क्या है, वे फॉरवर्ड तरीका क्या है, और आप उसमें रिकमेंडेशन क्या दे पा रहे हैं। अब हिस्ट्री पढ़ के आप अगर 4 दिन हिस्ट्री पढ़ के आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना शुरू करेंगे तो नंबर मिलने वाला होगा तो भी ना मिलेगा। तो चैलेंजिंग जो इस समय आया है बच्चों के सामने कि प्री के क्वेश्चन को मेंस का क्वेश्चन बना दिया जाना, और अब क्या करिए जाकर के यूपीपीसीएस मेंस का पेपर उठाना। और एक स्टेटमेंट था अंबेडकर का जिसको लगभग लोक सेवा आयोग, और अब तो कहीं ना कहीं वो एसएससी लेवल पर भी क्वेश्चन हल्का हो गया है, लेकिन आपके पीसीएस में अभी भी पूछ लिया जाता है कई बार। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा के रूप में उसको उन्होंने बोला था। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा उन्होंने बोला, इंटेंशन ये था कि जब भी आपका मूल अधिकार का हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।
लीगल राइट के वायलेशन में आपको सिविल कोर्ट से जाना पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल राइट में सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वहां पर जाके आवाज देंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ। तो ऐसे यहां पर क्या हुआ कि अब के यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि उसको उन्होंने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। अब एक बात बताइए, अंबेडकर की तो डेथ हो गई है। अब अंबेडकर की डेथ हो गई है, अंबेडकर ने किस इंटेंशन से कहा और क्या क्या इंटेंशन हो सकते हैं। हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं, जो भी कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी दृश्य को लेकर के कर रहे होते हैं, तो उस समय का इंटेंशन होता है और हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी पिक्चर दिख रही होती है जिसके आधार पर बोल रहे होते हैं। तो अंबेडकर ने इस पिक्चर को कैसे स्टेटमेंट कैसे कहा था, अब ऐसे आंसर आपको देना है। ये तो कहीं ना कहीं सबको पता है, आप किसी से पूछ लेंगे तो बता देगा, रिक्शा वाला भी बता देगा कि अंबेडकर ने कहा था। अब एनालिसिस करना है तो कैसे करोगे, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप 2 लाइन तो लिख दोगे कि अंबेडकर का स्टेटमेंट था, आर्टिकल 32 और ये सब, उसके बाद कैसे करोगे। अब उसके बाद करने के लिए आपको कंप्लीट क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 32 को ध्यान में रखते हुए, और जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो सारे आपको केस पता होना चाहिए कि कैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर आर्टिकल 32 के तहत गया और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको न्याय दिलाई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे जो फिजिकल एग्जाम्पल हैं उसको आप बता करके दे पाओगे, अन्यथा रैंडम तो आप 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो चुनौतियां एक ये भी आई हैं यूपीपीसीएस में कि जो कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हुआ करते थे वो अब मेंस में बना दिए जा रहे हैं। अब जब मेंस में बना दिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ज्यादा आवश्यक है, और उसके लिए आवश्यक है ब्रेन मैपिंग करना। और ब्रेन मैपिंग करना, आप कितने क्वेश्चन लिख करके जाओगे मेंस देने के लिए, ऑलमोस्ट हम 1200 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और उस 1200 क्वेश्चन में ऐसा कोई डायमेंशन नहीं बचेगा कि जो कवर ना हो। लेकिन अब एक बात बताइए, मेरे सॉल्व करवाने से नहीं, आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप हर डायमेंशन को वहां पर कवर कर ले जाओ। और कवर करने के साथ में ये तभी हो सकेगा जब आप ब्रेन मैपिंग करोगे कि हर क्वेश्चन पर आपके पास 4 से 5 पॉइंट हों, और 4 से 5 पॉइंट ऐसे हों कि हर सिचुएशन में आप अपने आप को रख सको कि यहां पर अगर हम होते तो इस चीज को कैसे डील कर रहे होते, कैसे निर्वहन कर रहे होते, और हमारे सामने क्या क्या चैलेंजिंग हो रहे होते। और इसे करने के लिए आपको, अब जैसे आप गांधी पढ़ रहे हो तो गांधी पढ़ने का अप्रोच आपका बदल जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि गांधी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। अब गांधी आप पढ़ रहे हो तो गांधी पढ़ने के दौरान सबसे पहले आप गांधी को उठा के रखो अपने इंडियन सोसाइटी में। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था के में जो बातें हैं, वर्ण व्यवस्था को लेकर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करें। एक ही ऐसी चीजें हैं जहां पर गांधी आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और वो है आपकी वर्ण व्यवस्था। तो वर्णा सिस्टम में गांधी आपके आकर के इसलिए खड़े हो, यहां पर कटघरे में खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कही थी कि आप जो आपके घर का पेशा है वही आप क्या करें, आगे करिए, क्योंकि उसमें आप प्रशिक्षित हैं। तो यहां पे एक जैसे वर्ण व्यवस्था, तो इंडियन सोसाइटी में अभी आपके गांधी आते हैं। अब अगर सोसाइटी में गांधी को पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ने का तरीका अलग है, और सोसाइटी में अगर अंबेडकर को पढ़ रहे हो तो अंबेडकर को पढ़ने का तरीका अलग है। अब इन्हीं गांधी को उठा के ले आओ मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी को उठा के लाओगे तो यहां पर गांधी का अप्रोच क्या हो जाएगा, हिस्ट्री को लेकर के आप देखेंगे कि 1915 में इंडिया पहुंचना और 1947 तक कोई ना कोई एक्टिव सक्रिय कार्य करते रहना। तो यहां पे ऐसा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, वो यूपीएससी में पूछा गया था कि गांधी ना होते तो क्या भारत को आजादी मिल पाती, गांधी ना होते तो कोई और होता। लेकिन समस्या ये थी, ये तो एक पहलू हो गया कि गांधी ना होते तो कोई और होता, लेकिन दूसरा पहलू अगर बात करें
तो आपको यह भी जानना जरूरी कि गांधी को गांधी बनाया किसने? बम फोड़ने वाला टेबल के सामने बैठ नहीं सकता। दूसरा यह है कि बम फोड़ने वाला ग्राउंड पे घूम नहीं सकता। तो गांधी ही ऐसे हैं कि जिनका कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है बराबर, और कोई भी मूवमेंट आप लगातार संचालित कर नहीं सकते। तो जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो एक अलग तरीका होगा गांधी को पढ़ने का, और यही गांधी को जब आप इंडियन पॉलिटी की नजर से देखोगे तो डीपीएसपी के कितने आर्टिकल हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं। आर्टिकल 40 तो उसी पर है जो पंचायतों का गठन। तो ऐसे डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं जो गांधीयन विचारधारा पर हैं। अब जब पॉलिटी में पढ़ोगे तो इसको पढ़ने का आधार ही अलग होगा। और साथ में इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी गांधी का एक अलग थॉट है। ठीक है, आप इथिक्स में आते हैं तो इथिक्स में देखिए हमारे यहां अगर मैं बात करूं तो थिंकर का, तो थिंकर एक ही है। हमने जबरदस्ती क्या हुआ है इन सबको उठा उठा करके थिंकर में डाला है। थिंकर आपके यहां एक है जो चाणक्य है, कौटिल्य, उसके अलावा थिंकर कोई नहीं है। हमने जबरदस्ती उठा करके क्योंकि डाला कि गांधी राष्ट्रपिता हैं, देश आजादी में भूमिका, रविन्द्रनाथ टैगोर वेदांत दर्शन के अपने आप में प्रणेता है, नौ वेदांत दर्शन के। हमारा जो दर्शन है हिंदू धर्म का वो वेदांत दर्शन है, और नौ वेदांत दर्शन का जो प्रणेता के रूप में है वो आपके जो विवेकानंद और ये रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उन्हीं में से हैं। ये लोग कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का एक ही तरीका है कि मानव सेवा करें। ईश्वर कण कण में है, तो अगर ईश्वर प्राप्त करना है तो मानव की सेवा करें। सब आश्रम बना रखे थे। तो यहाँ पे ये इन सबको उठा करके उसमें रख दिया गया क्योंकि समाज को कुछ आईना दिखाए थे। नेहरू को इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि नेहरू क्या है, फाउंडर मेंबर है। तो ऐसी चीजें यहां पर डाल दी गई। तो जब आप इथिक्स में पढ़ोगे तो गांधी को पढ़ने का अप्रोच आपका अलग हो जाना चाहिए। व्यक्ति एक ही है, बस उस व्यक्ति को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। मेंस यही है, और मैं बार बार बोलता हूं कि मेंस निकालने के लिए आपको आंसर राइटिंग से ज्यादा जो आवश्यक है वो आवश्यक है ब्रेन मैपिंग करना, कि एक ही व्यक्ति को हम मल्टीपल जगह उठा के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये चीज जानना। अब जाति व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं तो जाति व्यवस्था में आपको मैक्स मुलर के साथ साथ में नेहरू को समझना होगा, और नेहरू को आपको फिर इंडियन सोसाइटी में भी देखना होगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आपके नेहरू एक ही जगह इंपॉर्टेंट होते हैं और वो है आपके जाति व्यवस्था पर। बाकी जगह पर उन्होंने छोड़ रखा था कि गांधी मैनेज करेंगे अपना। और इसी नेहरू को आपको पढ़ना क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा जहां नेहरू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, क्योंकि पूरी तरीके से कदम बढ़ा करके और मजबूती के साथ कदम रखना है। जितनी चुनौतियां हैं सारी चुनौतियों से निपटना है। तो आपको नेहरू को उस समय भी लेना है कि कैसे देश को निकाल रहे हैं। और जब आप पॉलिटी में घुसते हैं तो पॉलिटी में जब घुसते हैं तो जो राज्य व्यवस्था का संचालन आपके देश में है व्यवहारिक, और जहां पर एक समाजवादी व्यवस्था को स्टेब्लिश किया गया वो तो कंप्लीट नेहरू विचारधारा है। 1927 का सोशलिस्ट और सोशलिस्ट समिट में शामिल होना, और उसके बाद वो अपने आप को समाजवादी नेता कहते थे। तो यहां पे जब आप इसे देखोगे तो नेहरू को पूरी की पूरी जो पॉलिटी में जो हमारा इस एक मॉडल जो बना शासन का, समाजवादी विचारधारा और उसके साथ में सेकुलर विचारधारा, ये तो उनकी विचारधारा पर आ गया। क्योंकि संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा थी, जब संविधान सभा खत्म हुई और सारी विचारधारा देश जनमत के सामने आती है, तो जनमत ने जिसे एक्सेप्ट किया वो विचारधारा कौन सी है, नेहरू विचारधारा, और उस विचारधारा पर आ गया। इसी नेहरू को आपको इकोनॉमी मॉडल में जाना है तो आप देखेंगे 5th ईयर प्लान, बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट लगाना, ये सब करना, इंडस्ट्री डेवलप करना। इथिक्स में जब आ जाएंगे तो वहां पर विचारधारा आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो आपको एक ही व्यक्ति को समझने का तरीका अलग अलग से रखना होगा, और यही है ब्रेन मैपिंग। और उस ब्रेन मैपिंग के आधार पर हर पॉइंट को आप एक एक दो दो चीजें कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये मेंस निकालने के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि पैटर्न आपका बदला हुआ है,
और बदले पैटर्न में देखने को मिलता है कि पहला तो प्री के क्वेश्चन को मेंस का क्वेश्चन बना दिया जाना, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एक लेंदी अब बनाया जाना कि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर लिखने में, तीसरा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके पेपर टफ बनना शुरू हो गया है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करवाना है और आपको करना क्या है, ब्रेन मैपिंग करना है कि आप जितना मेंटल फॉर्मेटिंग करेंगे उतना ही आपको मजा आने लगेगा कि हर 2-4 पॉइंट आप फटाफट किसी भी चीजों पर बता सके। साथ में जो भी टॉपिक है उसके आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए और एग्जाम्पल सटीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मोहल्ले के व्यक्ति का उठा लिए। ठीक है, तो आपके पास सटीक एग्जाम्पल होना चाहिए, जो एग्जाम्पल आपका एक वैलिड एग्जाम्पल हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। तो इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग जो करने वाले हैं यहां पर, वो स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि जो आपको शेड्यूल दिया जाएगा उसमें आपके यूपीपीसीएस के पेपर 5.6 के जो सिलेबस है वो उसमें इंटरलिंक होंगे और इसमें एक ऑनलाइन सेशन लेकर के आपको उस टॉपिक को कनेक्ट करवा दिया जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या है और उस पर एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या होगी यहां पर, क्योंकि सारा काम हम लोग नहीं करेंगे, कुछ आपको भी करना है, एग्जाम निकालना आपको है। आप चाह करके भी हमें एग्जाम हॉल में नहीं लेकर के जा पाएंगे, ना हमारे टीम को लेकर जा पाएंगे, करना खुद पड़ेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो वो ओवरव्यू दिया गया उसको क्या करिए, एक बार ध्यान से सुन करके और एक बेहतरीन जो आपके पास बुक है उससे उस टॉपिक को पढ़ डालिए अच्छे से। और पढ़ने के साथ में आपको एक कंपाइलेशन आए हुए जो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के, तो 2014 से लेकर के 25 तक जितने क्वेश्चन यूपीएससी के हैं और 18 से लेकर के 25 तक जितने पीसीएस के क्वेश्चन है उसका कंपाइलेशन आपको दे दिया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो टॉपिक आपके सामने ओवरव्यू यहां पर दिया गया, उस पर डिस्कस किया गया, उसे आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसे लिखने की कोशिश करिए क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया गया है। और लिखने के अलावा हम इसमें क्या करिए कि आप सिनॉप्सिस बनाइए। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम मना भी करते हैं कि आपकी ट्रेडिशनल आंसर आपको हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसकी सिनॉप्सिस बनाइए। एक एक टॉपिक पर कम से कम 12-12, 10-10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और 10-10 टाइप से पूछे जा चुके हैं। अब यहां पे क्या होगा कि इस तरह से हम एक वीक में कम से कम क्या करेंगे कि उस सब्जेक्ट पर आए हुए लगभग जो 70 से 80 क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर चुके होंगे। और जब टीम आपके सामने खड़ी होगी तो जब वो कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर आपको नए क्वेश्चन वो दे रहे होंगे उस टॉपिक को लेकर के। जैसे अभी मैंने बात किया कि एक टॉपिक आपके सामने इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो उस पे वो क्वेश्चन आपको दे देंगे करने के लिए। और जब आपको संडे को मॉक करवाया जाएगा तो उसमें आपके सामने नए क्वेश्चन आएंगे मेंस के जो आपको करना होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर करनी है। इसमें एक बेहतर चीजें क्या होंगी कि हम एक तो साथ में आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो चर्चा में टॉपिक है वो आपको सामने वो रखवा दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जब आप आंसर करेंगे तो हमारी टीम इस बात को लेकर आपको गाइड करती रहेगी कि आप आंसर को जैसे अभी तक पारंपरिक लिखते आ रहे थे कि आपने क्या किया, 10 पन्ने का लिख दिया इंट्रोडक्शन, 10 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख दिया। दूसरा आपने क्या किया यहां पर कि इंट्रोडक्शन, अब आपने क्या किया फिर मेन कंटेंट पर आए और उसके बाद कंक्लूजन पर आए। 80% क्या लगभग अगर मैं बात करूं तो 90% लड़का यही करता है। हम लोग कितनी कॉपियां चेक करते हैं, उसमें हमारे पास आता क्या है, इमोशनली बहते चले गए और बहने के चक्कर में उन्होंने 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख डाला और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा पैराग्राफ चेंज किया। वो क्वेश्चन के डिमांड के आधार पर वो पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा है और फिर उन्होंने कंक्लूजन बताया, खत्म कर दिया। 8 नंबर के क्वेश्चन में, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 4 पैराग्राफ दे करके एग्जामिनर से उम्मीद क्या कर रहे हो कि आपको कितना नंबर दे देगा।
आपको पैराग्राफ में भी आंसर लिखना है तो पैराग्राफ आपका मैक्सिमम जो हो 2.5 लाइन बस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो और ये पैराग्राफ इससे कनेक्ट हो नेक्स्ट पैराग्राफ से, ये नहीं कि एक में कुछ और लिख रहे हैं दूसरे में कुछ और लिख रहे हैं। तो अगर अब 8 नंबर के क्वेश्चन है तो कम से कम मान के चलें कि 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं तो छोटे छोटे आपके पास 8, कम से कम 8 से 9 पैराग्राफ बनने चाहिए। स्पेस कम होता है, उसमें एक दायरा तय कर दिया है कि इतने में करके दिखाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। इसका तरीका क्या है? तो इसका एक बेहतरीन तरीका जो हम लोग पिछले यहाँ पर 3 से 4 सालों से कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हर आंसर की आपको एक हम सिनॉप्सिस उपलब्ध करवाएंगे जहां पर बोल्ड पॉइंट होगा और उस पॉइंट में सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन होगी कि कोई भी पहलू नहीं छूटेगा किसी भी आंसर में। तो आपके हर क्वेश्चन में 10 से 12 पॉइंट ऐसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा और वो लगभग आपके आंसर कंप्लीट आंसर की वो बातें कर रहा होगा। और अगर आप उसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी ये पता होगा कि हमने हाथ बांध रखे हैं, अदरवाइज इससे पता ये है कि ये सारी बातें लिख सकता है इसमें। तो आपके नंबर जितना पैराग्राफ में लिख करके आते उससे बेहतरीन नंबर इसमें मिलेंगे। एक सिनॉप्सिस हम ऐसा आपको कैसे तैयार करना है वो भी हमारी टीम गाइड करेगी और हम अपने आंसर के साथ वो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें करवाएंगे आप लोगों को। आपसे बस इतना आपको करना है कि जो टॉपिक आपके सामने आया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जब आप सैटरडे को आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेट आप कॉपी सबमिट कर देंगे और 2 से 3 दिन में रिव्यू होकर के आपको मिल जाएगी। क्योंकि अब वो डेली पॉसिबल, इस यहाँ पर मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, डेली वो कॉपी रिव्यू करना इसलिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉपियां नहीं होती हैं। हाँ, आपको शुरुआत जैसे कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपको दिए गए वो आपको तुरंत उसी समय कुछ घंटे में देना होगा कि जहां से आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है, हमारी टीम उसमें गाइड करेगी कि कैसे आप सिनॉप्सिस रेडी करेंगे। इसके अलावा इसमें हम एक आपको हर टॉपिक पर एक लेक्चर उपलब्ध करवाएंगे। वो लेक्चर ऐसा होगा जो कंप्लीट होलिस्टिक तरीके कवर कर लेगा इसमें। साथ में यहाँ पर हम लोग मेंस के मॉक करते चलेंगे जो संडे संडे हमारा होता रहेगा। तो टारगेट हमारा ये होगा कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ में इस पूरे मेंस एग्जाम को कवर करना, कि जिससे आप बेहतरीन तरीके से क्या करें, उधर प्रीलिम्स एग्जाम निकालें और साथ में आप मेंस एग्जाम को लेकर के भी तैयार रहें कि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स होने के बाद में आपके हाथ ही नहीं चल पा रहे हैं। ऐसा करने के लिए तो इस प्रोग्राम का जो संचालन है उसका वो आप लोगों को पता ही है। तो अब इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और हम लोग इस पर एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका शेड्यूल आपको अब कुछ टाइम में अभी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इसको आप क्या करें, गंभीरता के साथ में करना स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों की? ठीक है, फिर इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं और ये प्रोग्राम आपका कल से संचालित होगा। थैंक यू।
बहुत सारे छात्र